बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप जहां पर भी हैं सलामत रहिएगा। माह मुक़द्दस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमें आपकी सेहत का हमेशा ख्याल रहता है, अपने से ज़्यादा आपकी सेहत का हमेशा ख्याल रहता है। इसीलिए वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ जो तिबी माहिरीन हैं उनको आपसे मुखातिब कराते हैं, उनसे राय जानते हैं, आप तक वो राय पहुंचाते हैं आपकी सेहत के हवाले से, ताकि आप तंदुरुस्त रहें। इससे पहले भी कई एक डॉक्टर साहिबान को हमने तकलीफ दी, मुख्तलिफ अमराज के हवाले से उनने बात की, लेकिन आज हम बिलखुसूस माह रमज़ान में जो उम्मत मुस्लिमा या मुसलमान रोज़े रखते हैं उसके हवाले से बिलखुसूस बात करेंगे अपने एक होनहार सपूत और जम्मू कश्मीर के मुमताज़ डॉक्टर आसिफ सादिक से, जो कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं हमारे शेर कश्मीर, माफ़ कीजिएगा, हमारे श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल में श्रीनगर में ये अपनी जो ड्यूटी है, अपने फ़राइज़ हैं अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शाहिद साहब। डॉक्टर आसिफ साहब, जैसा मैंने पहले ही कहा कि रोज़ों का महीना चल रहा है, ख़ासकर जो फ़र्जंदान तौहीद है उनके लिए एक फरीज़ा होता है। सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि क्या आप गुर्दों के हवाले से लोगों का इलाज करते हैं, ख़ासकर जो लोग गुर्दों के हवाले से किसी तकलीफ़ से दो चार हो रहे हो, उनके हवाले से क्या नसीहत करेंगे सबसे पहले आप? मैं ये बताना चाहूँगा मेरे जो देखने वाले सभी लोगों को कि जो भी गुर्दे का मरीज़ है, अगर उसकी बीमारी कुछ ऐसी है कि जिसमें वो रोज़ा रख सकता है तो उसके लिए वो अपना जो रोज़े का एहतमाम कर सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई मरीज़ है जिसकी बीमारी काफ़ी बड़ी हुई है तो उसके लिए रोज़ों का एहतमाम ज़रूरी नहीं है। गुर्दे की बीमारी से रिलेटेड दो तरह की गुर्दे की बीमारी होती है। एक को एक्यूट किडनी इंजरी बोला जाता है, जो कि यूजुअली रिवर्सिबल होती है, और दूसरे को क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, जिसमें रिवर्सिबिलिटी का कोई चांस नहीं होता है। तो अगर एक्यूट किडनी इंजरी वाला कोई भी पेशेंट है जिसको हाल फिलहाल में अभी बीमारी हुई है, तो अगर वो रोज़ा रखना चाहे उसके लिए रोज़ा एडवाइजेबल नहीं है। एज कम्पेयर अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज वाला पेशेंट है जो अर्ली स्टेज में है, जिसका जो सीरम क्रिएटिनिन जो एक टेस्ट होता है, अगर वो 2-3 के आसपास रह रहा है, उससे कम रह रहा है, तो वो रोज़े का एहतमाम कर सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर क्रिएटिनिन है किसी का, या प्रोटीन बहुत ज़्यादा आ रहा है, सूजन है, सांस फूल रही है, और भी कोई दिक्कत है, तो उनके लिए रोज़ों का एहतमाम ज़रूरी नहीं है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, तो आसिफ साहब ये हमें समझा दीजिए कि ये जो तकलीफ़ में कोई पेशेंट मुब्तला होता है, आप कह रहे हैं कि उसके लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, तो क्या रोज़ों से उनके गुर्दों पर ज़्यादा असर पड़ सकता है? रोज़ों का ये है कि जैसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स को ले लें, तो ये दिन भर में डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं। तो डिहाइड्रेशन का ये रहता है कि इससे थोड़ा बहुत इंजरी होता रहता है। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, जो कि ऐसी दवाइयों पे होते हैं जिनमें अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उनका गुर्दे की तकलीफ जो है वो बढ़ सकती है। जैसे एस इनहिबिटर, एआरबी जैसे ड्रग्स होते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की, तो उनके चलते अगर पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसका क्रिएटिनिन बढ़ने का खदशा रहता है। तो इसलिए हम ऐसे मरीजों को कहते हैं कि आप रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। बहरहाल ये एक मरीज की अपनी अल्टीमेटली उसका एक ऑटोनोमस डिसीजन होता है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्रिएटिनिन ज़्यादा है या पेशेंट को और भी सारी दिक्कतें हैं, तो उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे उनका जल्दी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। तो डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए, खुदा न ख्वास्ता जो लोग इस बीमारी में अब मुब्तला हो चुके हैं उनके लिए क्या एडवाइस है इस माह में पर्टिकुलरली? उनके लिए यही एडवाइस है कि अगर आपका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो रोज़ा रख सकते हैं, बट कोशिश ये करिए कि आप खुद को अच्छे से हाइड्रेट करें, और सहरी के टाइम और इफ्तारी के टाइम ध्यान रखें कि पोटेशियम एक नमकियात होती है जो कि शरीर में बड़ी रहती है अगर हम ज़्यादा फल वगैरह और फ्रूट जूसेस, सब्जियाँ, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आप अपना चेक कराएं, और अगर आप रोज़ा भी रखना चाहते हैं, वो जो कि आपका फाइनल डिसीजन होगा, तो उसमें भी आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके रोज़ा रखें, और हर 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद जांच कराएं इस महीने में, ताकि एक आपका पूरा मॉनिटरिंग रहे, एक पूरा आपका मॉनिटरिंग चलता रहे कि आपका किडनी की जो बीमारी है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ तो नहीं रही है। और अगर आपका रोज़ा रखते समय अगर आपका क्रिएटिनिन
जो आपका बेसलाइन क्रेटिनिन था उससे 30% ज़्यादा बढ़ गया, तो उस केस में मैं एडवाइस करूंगा कि आप रोज़ा ना रखें फर्दर, क्योंकि 30% का बढ़ना रोज़ों की वजह से क्रेटिनिन का ये संकेत देता है कि इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है और वो आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। बिल्कुल। इसी तरीके से जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँ, उनके लिए ये है कि पहले वो रोज़ा ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि उनके लिए जो दवाई है वो बहुत अहम है। अगर वो दवाई इम्यूनोसप्रेशन छोड़ देते हैं या टाइम पे नहीं लेते हैं तो खदशा ये है कि उनका वो जो गुर्दा लगाया हुआ है उनको वो रिजेक्ट कर सकते हैं, उसमें रिजेक्शन आ सकती है, तो फिर से नया गुर्दा भी खराब हो सकता है। तो उनके लिए तो पहले ये मैं कहूँगा कि ना रखे तो बेहतर है, लेकिन अगर कोई रखना भी चाहता है तो उसको भी ये तभी रख सकता है अगर वो जो उसकी मेडिसिन है वो सुबह शाम उसको डिवाइड कर पाता है, और जैसे उसका बीपी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है कि दिन में 3 बार दवाइयाँ खानी है, अगर 2 बार कंट्रोल हो जाता है सहरी इफ्तार में, तो तभी वो रोज़े का एहतमाम करें, अपनी जान को, अपनी सेहत को खतरे में ना डालें। आसिफ साहब, ये भी बता दीजिए, डायलिसिस बहुत सारे पेशेंट्स का होता है, उनके हवाले से क्या है? डायलिसिस पेशेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि उनके लिए भी, चाहे हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स हो चाहे पेरिटोनल डायलिसिस के पेशेंट्स हो, उनके लिए भी रोज़ों का एहतमाम वो ना करें, क्योंकि वो काफ़ी उनकी सीवियर डिजीज़ होती है। लेकिन अगर अब करना भी चाहता है कोई हीमोडायलिसिस पेशेंट, उसके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि जिस दिन उसका डायलिसिस होना होगा, जिस डे पे वो डायलिसिस शेड्यूल्ड है उसकी, उस दिन को छोड़ के दूसरे दिनों में डायलिसिस कराएं, क्योंकि ड्यूरिंग डायलिसिस हम यूजुअली IV ड्रिप्स देते हैं जिसकी वजह से रोज़ा नहीं रहता है, और ड्यूरिंग डायलिसिस बीपी कम हो सकता है, शुगर कम हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आप वो जो डायलिसिस डे है उसको छोड़ के दूसरे दिन रोज़ा मतलब अगर वो रखना चाहते हैं तो रखें। और इसी तरीके से जो पेरिटोनल डायलिसिस पेशेंट है उनके शरीर में भी पोटेशियम जैसी नमकियात कम रहती है, तो उनको हम कहेंगे बाकी मरीजों के, जो गुर्दों के बाकी मरीज हैं जिनको हमने बोला था कम पोटेशियम खाने के लिए, पेरिटोनल डायलिसिस वालों को हम बोलते हैं कि पोटेशियम की जो डाइट है वो ज़्यादा पोटेशियम की डाइट खाएं, और पानी जो है पानी का ऐसे पिएं कि ज़्यादा भी नहीं पीना और कम भी नहीं पीना है, सो दैट। हाँ, इसका डॉक्टर आसिफ साहब, चूँकि बात कर रहे थे हम उन पेशेंट्स के बारे में, बीमार जो रहते हैं किडनीज के हवाले से, अब हम तंदुरुस्त या सेहतमंद जो लोग हैं माशाल्लाह, जो हेल्दी हैं, उनके हवाले से जानना ज़रूरी है कि वो अपनी किडनीज़ को कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे उनका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, उनके हवाले से आपसे जानना बहुत ही ज़रूरी है डॉक्टर आसिफ साहब। हाँ, शायद साहब मुझे लगता है कि वो हम एक और इंटरव्यू करेंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें, बिकॉज दैट्स अ बिग टॉपिक और उसके लिए थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए। हाँ, आज ये बताने की बताना चाहता हूँ मैं कि जो देखा गया है कि किडनी को कैसे बचाया जा सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वेल हाइड्रेटेड रहें। आपका जो गोल है दिन भर में, आप अगर 1.5 से लेकर 2 लीटर तक पेशाब बना रहे हैं तो इसका मतलब आप हाइड्रेशन आपका ठीक है। ये उन मरीजों के लिए जिनको कोई सूजन नहीं है, जिनको कोई फेफड़े की तकलीफ नहीं है, जिनको कोई ये हार्ट की तकलीफ नहीं है, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि 1.5-2 लीटर तक अगर आप पेशाब कर रहे हैं तो आप वेल हाइड्रेटेड, और पेशाब के रंग से भी पता चल जाता है कि वो ना ही बहुत पीला होना चाहिए, और ज़्यादा पानी पीने का भी फायदा नहीं है, ज़्यादा पानी भी ना पिए। कई जगहों पे, कई एपिसोड्स में ऐसे भी हुआ है कि उनका नमकियात एक सोडियम की होती है जो शरीर में कम हो सकती है ज़्यादा पानी पीने से भी। तो एक तो ये है। दूसरा, जो हम राइट एंड लेफ्ट दवाइयाँ लेते हैं वहाँ से यहाँ से, तो उनका इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई दवाई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि जो भी दवाइयाँ हम खाते हैं इनको या तो लिवर मेटाबोलाइज करता है या गुर्दा मेटाबोलाइज करता है, और लिवर की भी जो जो दवाइयाँ लिवर से भी मेटाबोलाइज होती हैं, उनमें भी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि पेशाब के थ्रू ही बाहर आना है। मतलब जो भी आप कुछ खा रहे हो, चाहे हर्ब्स खा रहे हो, चाहे दवाइयाँ खा रहे हो, चाहे अल्टरनेटिव मेडिकेशन कोई भी कुछ खा रहे हो, तो अल्टीमेटली इसने 85-90% दवाइयाँ ऐसी हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिनको जाना यूरिन के थ्रू भी है। तो इसलिए जब यूरिन के थ्रू जाना है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है किडनीज का, तो वो वहाँ पे डैमेज कर जाते हैं। तो इसलिए ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गुर्दा बचाने के लिए। बिल्कुल। और नमक जो है, नमक की जो हम लेते हैं, लगभग हमारे कश्मीरी खाने पीने के हिसाब से लगभग 6 से लेके 12 मिलीग्राम तक का सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, वो लेते हैं। जबकि रिकमेंडेशन है कि डैश डाइट रिकमेंडेशन है कि 4 ग्राम से कम आप नमक ले लीजिए। तो मतलब हम लगभग 2-3 गुना ज़्यादा नमक लेते हैं।
तो 1/3 नमक करें, तंदुरुस्त रहें और सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें। अपना बीच बीच में ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मरीजों को पता ही नहीं होता है, 50% से ज़्यादा मरीजों को पता ही नहीं है कि हमें ब्लड प्रेशर है, और उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर होने के बाद भी ये है कि वो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं। तो ये जब तक ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, या कोई शुगर का मरीज है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर को कंट्रोल करना। बिल्कुल। अगर हमने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इन चीज़ों को नहीं कंट्रोल किया तो अल्टीमेटली इसका जो सारा खमियाजा जो है वो हमारे गुर्दे भुगतते हैं, और अल्टीमेटली गुर्दे फेल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि इस महीने के हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिए कि आज इफ्तारी और सहरी में जो मुख्तलिफ वैरायटीज़ कोर्सेज बनते हैं, एक नॉर्मल इंसान को क्या कुछ खाना चाहिए, क्या आप एडवाइस करेंगे, खासकर अगर गुर्दे? बैलेंस डाइट जो कि हम, मुझे लगता है कि प्राइमरी स्कूल से पढ़ते आए हैं। बैलेंस डाइट, जब आप अपनी थाली को देख रहे हो तो उसमें एक पोर्शन प्रोटीन का हो, एक पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का हो, एक पोर्शन उसमें सैलड जो है उसका हो, एक वेजिटेबल्स का। तो ये आप अगर ये बैलेंस डाइट कर पाते हैं एक, तो उससे क्या रहता है कि जो हमारी बॉडी की जो मशीनरी है वो फिट रहती है बैलेंस डाइट एज कम्पेयर टू जो मतलब इस महीने में पर्टिकुलरली आप देख लेंगे कि लोग ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे या ज़्यादा कुछ और चीज़ खाएंगे, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो बैलेंस डाइट खाएं, जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मुख्तलिफ ही है, लेकिन आपकी राय में जानना चाहूँगा। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के हवाले से कई एक लोगों ने हमें फ़ोन पे बताया, क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? उनके हवाले से क्या राय आप देना चाहेंगे? जी, देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको ये फ़र्ज़ है रोज़े, वहीं पे आपका जान बचाना भी फ़र्ज़ है। मतलब अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की कि वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा बीमार है, और उसको सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा खांसी है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो उनको डेफिनेटली मैं एडवाइस नहीं करूँगा रोज़ा रखना। लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जो कि अभी रिकवर कर रहा है, अभी पता नहीं चला कुछ दिन से कोविड पॉजिटिव चल रहा है और अब ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर वो रख भी लें तो मुझे नहीं लगता कि, हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, क्योंकि ये नई बीमारियां, हमें अभी कुछ नहीं मालूम इस बीमारी के बारे में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो अगर रख भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पेशेंट्स ऑलरेडी डिटोरेट हुए हैं, जो सिक चल रहे हैं, उनको। चलिए डॉक्टर आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम फिर से तकलीफ देंगे अपने प्रोग्राम में आने के लिए। आपने इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत की, गुफ्तगू की, हमारे नाजरीन तक अहम जानकारी पहुंचाई गुर्दों के हवाले से, गुर्दों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे तंदुरुस्त और हेल्दी रखा जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे डॉक्टर आसिफ सादिक वानी, जो अभी तैनात है SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर में, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, मारूफ और मुमताज़ डॉक्टर अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं श्रीनगर में। बात कर रहे थे कश्मीर क्राउन पर। तो इसके साथ ही नाज़रीन, आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। आपकी सेहत के हवाले से और भी हम जो तिब्बी माहिरीन हैं उनको प्रोग्राम पे बुलाएंगे, आप तक अहम जानकारियाँ पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।